नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क की सियासत के अंदर बहुत बड़ा भूचाल लाई हुई है। खबर यह है कि इमरान खान ने हाल ही में ये कहा है कि उनकी पार्टी जितनी भी राज्यों के अंदर सरकारें बनाकर रखी है या जितने भी विधायक या सांसद उनके जिस राज्य के अंदर हैं, अब वो सभी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। ये कहते हुए कि अब वो लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान की सियासत से एकदम एग्जिट ले रहे हैं क्या? ये सेशन के अंदर बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी असेंबलीज से क्विट कर रही है। क्या मीनिंग निकाला जाए इस बात का? क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान की पूरी की राजनीति से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया था शहबाज शरीफ सरकार को पद से हटाने के लिए, उन्होंने उस लॉन्ग मार्च को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने उसका भी एंड कर दिया है, कह दिया है कि अब ये लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। और जो हमारी सियासत करने वाली पार्टी है, यानी कि जो इनकी पीटीआई पार्टी है, विभिन्न राज्यों के अंदर उनके जितने भी विधायक हैं, नेशनल असेंबली में जो सांसद हैं, वो सब मिलकर के अपने पदों से इस्तीफा दे दें। अब पूरी तरह से वापसी हो रही है। अब इसका अर्थ क्या निकाला जाए? मतलब ये कौन सा पैंतरा है, कौन सा तरीका है? ये तो खुद पाकिस्तान की सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी समझे। दुनिया इसके मीनिंग कुछ और निकाल रही है। उनका अर्थ है कि इमरान खान एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट, सरकार पर मोरल प्रेशर करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइप का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? यहां पर आप देख सकते हैं इमरान खान ने कहा कि हम पूरी तरह से वी क्विट। इमरान खान अनाउंस बिग मूव एट रैली आफ्टर गन अटैक। इनके ऊपर हाल ही में जो हमले हुए हैं उनके बाद से ये पहली बार एक बड़ी मीटिंग में थे और उस मीटिंग में इन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया। अब इसका क्या अर्थ है कि भाई ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जब भारत का इतिहास अपन पढ़ते आते हैं, जब हम स्वतंत्र भारत से पूर्व का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें मॉडर्न आधुनिक इतिहास जब पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें यह समझ में आता है कि बहुत बार भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अपनी सत्तारूढ़ अपनी जो सत्ता थी या अपने पद जो थे उनसे इस्तीफा दिया था और इस्तीफा दे करके ब्रिटिश हुकूमत को झुकाने का प्रयास किया था। क्या ये भी एक वैसा ही पैंतरा अपना रहे हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में जो चीजें हुई हैं उनमें से पाकिस्तान के अंदर नए सेना प्रमुख की जो नियुक्ति है वो एक अपने आप में सबसे पहला ऐसा पॉइंट है जिसके बाद से 2 दिन बाद ही लॉन्ग मार्च खत्म हो रहा है। लॉन्ग मार्च वो रैली जिसमें इमरान खान केंद्र के अंदर यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार को हटाने का लंबे समय से एक वो चलाए हुए थे, मिशन चलाए हुए थे। ठीक है ना? तो यहां पर यह बात है कि यहां पर असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। क्या उनके बनने से ऐसा हो रहा है? आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि मैंने ये कहा था, ये सेशन के अंदर मेंशन किया था आज से 2 दिन पहले, पाकिस्तान को जब नया आर्मी चीफ मिला था तब मैंने कहा था कि वाई लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर एज आर्मी चीफ इज बैड न्यूज फॉर इमरान खान। ये हमने अपने सेशन में कवर किया था। उम्मीद है आपने ये 2 दिन पूर्व वाला हमारा सेशन देखा होगा। इस घटना को 2 दिन बीते ही है कि इमरान खान ने कहा है कि वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। यहां पर ये खबर अपने आप में दर्शाती है कि कुछ तो हुआ है। या तो ये हुआ है कि इमरान खान को यह समझ में आ गया है कि अब अगले 9 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है, बैठ करके इंतजार करने में ही भलाई है, यानी कि 9 महीने बाद में जब चुनाव होंगे तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक राजनीतिक ग्राउंड बड़ा बनाएंगे। या फिर यह भी संभव कहा जा सकता है कि ये एक और प्रेशर टैक्टिक हो जनता के द्वारा, मतलब सत्तारूढ़ पार्टियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की। ठीक है ना? यहां पर आपको ये इमरान खान दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी हुजूम को ये अपने द्वारा संबोधित कर रहे हैं और उसी संबोधन के अंदर ये अपने जो पीटीआई के मेंबर्स हैं जो असेंबली में हैं उनसे कहते हैं कि हमें मौजूदा सिस्टम के अंदर नहीं रहना, हमें सभी विधानसभाओं को छोड़ना होगा और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से बाहर निकलना होगा। भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने जिन पर सबसे ज्यादा लगाया उनमें वर्तमान से ही पद से रिटायर्ड हुए इनके जनरल बाजवा हैं, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप भी लगाए हैं। आप यहां देख सकते हैं इमरान खान का एक और चीज के लिए यहां पर इन्होंने अपना जिक्र करते हुए कहा कि भाई हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं।
करप्ट सिस्टम को छोड़कर हम सारी असेंबली से बाहर निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ी हुजूम, बहुत बड़ा भीड़ इनको सुनने के लिए आया था, जिसकी तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। ये सड़क पर हो रहा वही लॉन्ग मार्च है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उठी है। और इस समय इमरान खान, जो कि खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके पैर में गोलियां लगी हैं, इस वजह से वो इस मार्च को संबोधित कर रहे हैं। और संबोधन के दौरान जो घोषणाएं की उन्होंने वो सबके सामने है। संबोधन के दौरान वो थोड़ा भावनाओं में बह गए और उन्होंने बहुत सारी गोलियां गिना दी कि इतनी गोलियां कुल मिलाकर के लगी, किस प्रकार से गोलियां निकली। एज यूजुअल इमरान खान के ऊपर जो लोग मौकरी बनाते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, उन्होंने मीम्स बनाए, उनके काफी सारी मजाक भी बनाई गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी गोलियां चली हमारे ऊपर। इनमें से एक नेता के बारे में इन्होंने ये कह दिया कि उन्हें 4 गोलियां लगी उनके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लोग उसके बारे में भी काफी ज्यादा मजाक बना रहे हैं, वो भी हम आपको दर्शाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत जो है वहां पर पीटीआई की सरकार चल रही है। पाकिस्तान ने इमरान खान के नेतृत्व में 380 किलोमीटर का इलेक्शन से पूर्व पैदल चलने का निर्धारण किया था, लेकिन अब उसे रोकना पड़ रहा है। जब से इमरान खान को गोली लगी है उसके बाद में ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना। इमरान खान ने अपनी जो गोलियां थी उनके बारे में बयान दिए। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 12 लोगों को गोलियां लगी थी, और इस बीच में इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया उसका नाम इमरान इस्माइल भी था, कि बोले इमरान इस्माइल नाम से भी एक व्यक्ति था, उसे भी गोलियां लगी। मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो लग जाती। कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी नेबर के इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था। इसमें इमरान इस्माइल का नाम है जिसको लेकर के कि बोले इतनी सारी गोलियां गिना दी हैं। तो इस समय नेटिजन्स इनके भर भर के आनंद ले रहे हैं कि साहब इनको गोलियां नहीं, इस तरह की गोलियां लगी थी। इमरान इस्माइल शहंशाह बच्चन निकले, लोग इनके मजे ले रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि अटैकर ने गोलियां चलाई, इमरान खान ने अपने हाथ में गोलियां पकड़ ली। ढूंढ निकाला, समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तो इस प्रकार से इनका काफी ज्यादा वो चल रहा है। खैर एनीवे, तो फिलहाल जो बात और निकल के आ रही है वो क्या है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था और सीरियसली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि एक ऐसे नेता के ऊपर गोलियां चल जाएं जिसका कि देश में सबसे बड़ा नेतृत्व होने की संभावना है, क्योंकि लोग अपोजिशन में उनको काफी ज्यादा इस समय प्यार और मान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनपुट्स ये हैं कि उनके ऊपर बम से भी हमले हो सकते हैं। इस स्थिति में इंटेल की खबरों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों से बॉयकॉट करते हुए बाहर निकल रहे हैं, ऐसा भी निकल के आ रहा है। इनका कहना है कि इमरान खान ने मौत को इतने करीब से देख लिया है कि अब फिलहाल के लिए वो और ज्यादा कोई ऐसी चीज देखने की इच्छा में नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक और चीज जो इमरान खान की पार्टी लगातार कर रही है, पाकिस्तान की सियासत में यह पहली बार है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी देश की सेना को टारगेट कर रही है। सामान्यतया किसी भी देश के अंदर सेना को तभी टारगेट किया जाता है जब तख्ता पलट के बाद सेना का शासन चल रहा हो और सेना को हटाकर शासन की चाहत की जा रही हो। वर्तमान में शहबाज शरीफ की सरकार है जो कि लोकतांत्रिक है, एक तरह से चुनाव से जीती हुई सरकार है। वहीं इमरान खान भी लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में बाजवा का नाम लेकर के ये लोग बहुत सारे निशाने साध रहे हैं, क्योंकि बाजवा के बारे में भी बहुत सी बातें ऐसी निकल कर आई हैं जिससे ये पता चल रहा है कि बाजवा बिलियनियर बाजवा बन गए। कितना सारा पैसा इन्होंने कमाया, इस पर इमरान खान लगातार बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जब प्रमुख बने कमर जावेद बाजवा तो उनके परिवार की 6 सालों में संपत्ति अरबों में हो गई। कुल 12.7 अरब की संपत्ति इन लोगों की पैदा हो गई। 2016 में जिस व्यक्ति ने यानी इनकी वाइफ ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी वैल्यू बढ़कर 2.2 अरब हो गई। इसमें यह तक कहा जा रहा है कि इनके बच्चे की शादी हुई थी 2018 में, जिसके अकाउंट में 0 बैलेंस था, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न उसका भी भरा गया तो वहां पर इनके साथ में अरबों की संपत्ति जुड़कर चली गई, करोड़ों की संपत्ति जुड़कर चली गई। यहां पर जब डिटेलिंग हो रही थी इस बात की तो भारत का भी जिक्र हुआ, यह कहते हुए कि एक भारत के अंदर भी थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं जिनकी कुल संपत्ति 29 लाख रुपए है, और एक हमारे देश के अंदर थल सेना के अध्यक्ष हैं जिनके पास जब से वो पद पर आए हैं तब से संपत्ति अरबों में हो गई है। 1200 करोड़ का मालिक है बाजवा का परिवार और जिनकी बीवी के पास 250 करोड़ की संपत्ति हुई है। इवन
2018 में जनरल बाजवा के बेटे की जब शादी हुई उस समय उसके पास कोई पर्सनल दौलत नहीं थी जो इनकी बेटे की बहू बनकर आई थी उसके पास, लेकिन नवंबर में जब संपत्ति घोषित की गई तो 120 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई। इतना ही नहीं, बेटे की जो सालियां हैं उनके और बेटे के ससुर के भी नाम पर बहुत सारी संपत्तियां करा दी गई। यह जानकारी एक वेबसाइट ने निकाली। जिस वेबसाइट ने निकाली उस वेबसाइट को पाकिस्तान की सरकार ने ब्लॉक कर दिया, कहा कि यह जानकारी बाहर नहीं निकलनी देनी चाहिए थी। अब यह जानकारी आने के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के सांसद हैं वो खुल करके सामने आ गए आर्मी के खिलाफ, और उनमें से एक सांसद ने, जिनका नाम आप यहां पर देख सकते हैं, आजम खान स्वाति, इन्होंने आकर के पाकिस्तान की सेना को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक आप हैं जिनके पास में अरबों रुपए की संपत्ति है और एक अपन से बड़ी सेना वाला मुल्क भारत है जिसके थल सेना अध्यक्ष के पास मात्र 29 लाख रुपए की संपत्ति है। आप बताइए कि आपने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की। लीडर इमरान खान जिस पर कातिलाना हमला किया गया, मौजूदा सेनेटर आजम स्वाति जिस पर शदीद तशद्दुद किया गया, और अरशद शरीफ के लवाकीन जिसको शहीद किया गया, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो महंगाई, बेरोजगारी और बैरूनी कर्जे में जकड़ा हुआ है, गरीब मुल्क पाकिस्तान के इन 4 आर्मी चीफ मुशर्रफ, कियानी, राहील और बाजवा से पूछते हैं कि इंडिया के आर्मी चीफ जिसका तकर्रर अप्रैल 2022 में हुआ, जिसके कुल असासे 29 लाख रुपए हैं, बताओ आपके असासे कितने हैं और कहां से लाए? यही बात इन्होंने एक मीटिंग में भी बोली। यही है वो व्यक्ति, ये सांसद हैं। तुमने फरवरी में फैसला किया कि अब कोई हमारा सियासत का पाकिस्तान आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम तो पाकिस्तान आर्मी को सलाम करने वाले हैं। लेकिन जाते जाते असल में पाकिस्तान के अंदर ना ये चीज अपेक्षित नहीं थी, यानी आर्मी को पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने टारगेट किया है। पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करने पर बाजवा जब रिटायरमेंट ले रहे थे उस समय अनाउंस करके गए कि अब आर्मी किसी प्रकार के राजनीतिक मसाइलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। बाजवा साहब, चंद सवाल हैं आपसे। मेरे करीब मुशरक के अंदर भारत का बहुत बड़ी फौज का अंदर दुश्मन, उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल असासे 29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हनाफे कितने हैं। यानी इनकी जो मीटिंग्स होती है ना उसमें भी इंडिया का जिक्र होता है, और इस व्यक्ति के इतने से बयान के तुरंत बाद ही जब इसने ये बयान दिया, मीटिंग खत्म हुई, अगले दिन इसको गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट खुद पहुंच चुके। यही है वो सांसद जिसको गिरफ्तार करने के लिए लोग तुरंत पहुंच गए, और इसने फिर जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इमरान खान खुद बाहर निकलकर आ गए, बोले साहब अब फांसीवादी ताकतें पाकिस्तान में शासन कर रही हैं, इसलिए अब जनता को इनसे विश्वास हटा देना चाहिए। ये पूरी तरह से यहां पर चल रही है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक हुआ करते थे, जनरल फैज हमीद, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो भी अब रिटायरमेंट ले लेंगे। ये वही फैज हमीद हैं जो कि काबुल के केस में काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे, अगर याद हो तो, तालिबान को सत्ता दिलाने में। यानी कि इनके आते ही, सेना अध्यक्ष बनते ही, पाकिस्तान में इमरान के समर्थक नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने राजनीति से, यानी कि जो भी असेंबली के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वापस लेने की बात कर दी है। तो ये अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है कि शहबाज शरीफ ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिससे कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च बीच में रोक दी, सारे विधायक और सांसदों से कहा कि सब वापस अपनी सत्ता छोड़ के बाहर आ जाओ। इतना ही नहीं, इनके जो चाहने वाले जो मतलब सेना के अधिकारी थे उन्होंने भी पद से इस्तीफा देने की बात कर दी है। यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। यही वो फैज हमीद है जिसको कि इमरान खान बनाना चाहते थे आर्मी चीफ, अब लेकिन यह व्यक्ति भी इस्तीफा देकर साइड हो लिया है। देखना होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फिलहाल किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से वहां पर अशांति आती है तो वो भारत पर निश्चित ही असर डालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, सब जगह पर 10% का मिनिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 1 से प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक रफ्तार बैच शुरू हो रहा है, जिसकी 100% रिवीजन 300 घंटे में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपके लिए कोर्स प्लान किए जा रहे हैं।
6 महीने के अंदर आपको ये पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा रफ्तार के नाम से हिंदी मीडियम में, और एक्सेलरेट के नाम से यह बैच 1 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम में आने वाला है। इस बैच की फीस रखी गई है मात्र 25,000 और आइकॉनिक की रखी गई है 30,000। यदि आप साल भर का कोर्स परचेज करते हैं तो वो 52,000 के अंदर अवेलेबल है। इजी EMI ऑप्शंस के साथ आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको बेहतरीन कंटेंट बेस्ट एजुकेटर्स के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।